ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आज फिर इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ नए सब्जेक्ट के साथ। इस सब्जेक्ट में हम कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग, बीईई, बीएमडब्ल्यू जो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये पूरा 3 ब्रांचों के लिए तो बिल्कुल सेम सिलेबस है। बीई, जनरल इंजीनियरिंग, बीएमडब्ल्यू इस प्लेटफॉर्म पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जानकारी दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड सारे टर्म आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो आया है वो आया कहाँ से है। तो इलेक्ट्रिक शब्द का जो जनरेशन है ना वो इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो अब ये जो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर, मैटर का मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ है जो जिसमें वेट होता है, जो स्थान प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, वो क्या है, मैटर है। जैसे हम ये मार्कर की बात करें, डेस्क बेंच, जो भी चीज में अपनी आंखों से हम देखते हैं, जिसको नहीं देखते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, वो सब क्या है, मैटर है। ये जो मैटर होता है, यानी कि ये जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ किससे बना होता है, ये पदार्थ स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इससे स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कणों से ये बना होता है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं वो कण आपके किससे बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके एटम से बने होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं। और ये जो परमाणु है, ये परमाणु 3 स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो हमारी जो बात हो रही है ये इलेक्ट्रॉन से हो रही है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जनरेशन हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, आप सभी जानते हैं, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम इस मार्कर की बात कर रहे हैं, तो ये मार्कर बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। उसका एक कण बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और उसका एक मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम से बने हुए हैं, और इसका एक एटम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये आप जानते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। इसको भी जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन से ही हम आगे सारी बातों की स्टडी करेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे ये जो चार्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफिनीशन में आएगा। ठीक है, और इसको जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है, प्रोटॉन का यही चार्ज होता है, और वो प्लस में होता है। अगर हम प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो +1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बताइए, अगर किसी मैटर में, किसी पदार्थ में, किसी एटम में अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, अगर इनके नंबर में डिफरेंस है तो वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन अगर सेम मात्रा में है, सेम क्वांटिटी में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए जितने भी एटम होते हैं ना, जितने भी एटम होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसी के कारण जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें, इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, सेम मात्रा में है, सेम क्वांटिटी में है, और उनका चार्ज भी बिल्कुल सेम है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो हम इसके डिफिनीशन में इसका यूज होगा। चीज़ों को हम यहाँ लिखेंगे, बिना लिखे एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा। तो मैं आगे अब आपका पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है,
सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पदार्थ में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें विद्युत की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। अगर किसी पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें विद्युत की मात्रा दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। यानी कि अगर किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत की मात्रा। तो अगर हम वैद्युत की मात्रा की बात करें तो क्या होगा, अगर किसी पदार्थ में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल विद्युत की मात्रा क्या होगा, n इंटू ई होगा, प्लस माइनस। ठीक है, इसको Q से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल विद्युत की मात्रा n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी। अगर हम यहाँ बात करें वेयर, अगर यहाँ पे बात करें तो इक्वल टू क्या है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम इसका मान होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफिनीशन इसका हम देखें तो आप देखेंगे ऐसे इसको एक्सप्लेन करते हुए, किसी पदार्थ में वैद्युत की मात्रा, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, को ही वैद्युत चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, इसका मात्रक कूलम होता है। और इसको क्यू प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, क्यू प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सारी बातें आपके सामने हैं। ठीक है, हर चीज को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये फार्मूला आया कहाँ से मैंने बताया। मान लीजिए किसी पदार्थ में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो Q है, Q की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर होगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर होगी। अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर। अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप सीधे आप बताएंगे कि वह किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होती है, वैद्युत की जो मात्रा होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपको कि अगर मान लीजिए कोई पॉट है, कोई बर्तन है, उसमें दूध रखा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें दूध की मात्रा 5 लीटर है या 2 लीटर है या 5, जो भी है बताएंगे। उसी तरह से अगर हर पदार्थ में आप जाने हैं कि हर पदार्थ है तो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। स्मॉल पार्टिकल किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। एटम कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। यानी कि हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है पदार्थ के अंदर, वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। वही क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर हम बात करें कि अगर एक कूलम आवेश चार्ज में, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे दोस्तों, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको रिमूव करते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इस बात को एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं एक कूलम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है -1.6 × 19 कूलम होता है, ये आप जान ही रहे हैं। तो फिर अगर हम यहाँ पे अगर इतना, तो आप जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको डिटरमाइन करना हो तो 1 क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹ अब इसको अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ 1.6 होगा। फिर यहाँ पे आप चाहें तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर सकते हैं,
तो ये 20 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो 1/60 इंटू 10⁻20 हो गया। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0 फिर 0 फिर 0, तो फिर यहाँ पे 6 बार में जाएगा, तो फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 0, तो फिर यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बार में ये जा रहा है। तो कितना इसका रिजल्ट आ रहा है 0.0625 इंटू 10⁻20। इसको उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम एक कूलाम की बात करें तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ऑब्जेक्टिव क्यू जी। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो इसलिए कहीं कहीं जो पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि एक कूलाम में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, उसको यहाँ सामने हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जो हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिसको आपके सिलेबस में कंसिडर किया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पे ये बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो फिर दो प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें केवल इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आप कह सकते हैं चार्ज पूछे तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, स्थिर विद्युत की। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की। इसको हम क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत की, ठीक है। यह है स्थिर विद्युत की और ये क्या है आपकी गतिक विद्युत की। तो ये स्थिर विद्युत की क्या है, ठीक है, जिस ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी, जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं, जिस ब्रांच में स्थिर चार्ज का अध्ययन करते हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, स्टैटिक चार्ज का, स्टैटिक चार्ज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अध्ययन का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी करते हैं, ठीक है। जिस ब्रांच में स्थिर स्टैटिक चार्ज का अध्ययन करते हैं, ये क्या है, जिस ब्रांच में, जिस ब्रांच में गतिक, गतिक चार्ज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, ठीक है। गतिक का मतलब डायनामिक। तो कहाँ हम स्टैटिक चार्ज का अध्ययन करते हैं, कहाँ हम गतिक चार्ज का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है गतिक का वो है कैपेसिटर, कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम इसका कंडेंसर भी है। और जहां हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ अध्ययन करते हैं, उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं कि आपका ये कैपेसिटर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत क्यों आता है और क्या है इसके बारे की चीज़ें। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे। वैसे हम डिटेल स्टडी तो उसके करने ही वाले हैं। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही चलेगा कैपेसिटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, समझ लिए होंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या, जहाँ पे चार्ज आपका स्टैटिक होता है, मूव नहीं करता है।
जब स्टैटिक होता है तो क्या क्या प्रभाव दिखाता है, जब मूव करता है तो क्या क्या प्रभाव दिखाता है, इन सभी बातों में हम क्या करेंगे, आज विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है जब मूव करता है, तो जैसे अगर हम बात करें कि जो आपके घर में कंडक्टर्स हैं उसमें अगर लाइट नहीं है, लाइट का मतलब अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसमें ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन उसमें भी मूव करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट जो होता है जिग जैग होता है, वो एट रैंडम मूव करते हैं और एटम से टकरा कर अपने डायरेक्शन को लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मोशन की अगर उनकी हम बात करें तो जीरो होती है। इसलिए विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करने की वजह से कोई भी लाइट फैन बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मतलब सप्लाई जैसे ही आती है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, एटम से टकराते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है टकरा करके खोते हैं, लॉस भी करते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब टकराएंगे तो कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे तार और भी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हीट हो जाती हैं दोस्तों। तो आप देखते होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है मूव नहीं करता है, मूव करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना तो उसके वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, जब नहीं होती तो जिग जैग मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीधे समझ सकते हैं, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल बहुत सारी दिक्कतें अगर आ रही हैं, अगर उससे टकरा करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो अपने जो आपका टारगेट है वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, जब आपके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक प्रेशर होगा, जैसे कि जिम्मेदारी या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझेंगे खुद को कि भाई हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तरह का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। वही काम इलेक्ट्रॉन का होता है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके लिए एक सीख भी है और अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं कंडेंसर के बारे में, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, कंडेंसर के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे। हाँ, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, पहले कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कैपेसिटर, यहाँ इसका क्या नाम है, कंडेंसर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी बताएंगे आपको कि इसका अध्ययन हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ही अंतर्गत क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो प्लेटें होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ऐसा होता है, सेम चार्ज की प्लेटें नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है तो ये निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा ही केसेस में दो प्लेटें होती हैं और इसमें होता क्या है कि अगर हमने इसको मान लीजिए सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है तो होता क्या है, इसमें चार्ज इकट्ठा होने लगते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होंगे आपके नेगेटिव प्लेट से, यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब खुद सोचिए, डीसी सप्लाई है, फिर से जब चार्ज यहाँ पर जाएगा, ऑलरेडी तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है, देख रहे हैं आप, मूवमेंट इसमें नहीं है। तो जब फिर से जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो जो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव चार्ज इसमें है, वो पॉजिटिव चार्ज आने वाले पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा, नहीं चाहेगा कि इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि आप जानते हैं कि सेम चार्ज में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स आपका काम करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करता है। अगर इक्वल चार्ज है उनके बीच अपोजिट फोर्स काम करता है, इसलिए क्या होगा, ये आने वाले चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा, सेम ऐसे ही आने वाले नेगेटिव चार्ज का अपोज करेगा। यानी कि यहाँ पे चार्ज आने का अपोज होने लगेगा, यानी कि वोल्टेज के बढ़ने या घटने का क्या होने लगेगा, अपोज होने लगेगा। क्या होता है वोल्टेज, हम डिफाइन करेंगे, बस यहाँ समझिए कि जो चार्ज यहाँ पे बढ़ने घटने से वोल्टेज भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो चार्ज जो पहले से इसके अंदर वोल्टेज फिक्स हो गया तो कैपेसिटर के अंदर एक नेचर आ जाता है जिससे अब वोल्टेज की चेंजिंग का क्या करता है, अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस इस सेंस में भी कहा जाता है, जो ये चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है, इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका
आपका क्या देखें कि यहाँ पे हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, स्टैटिक है। तो जब चार्ज स्टैटिक होता है तो होता क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन मूव करती हैं। ये बिल्कुल क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ये कभी दिखती नहीं है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऐसे मूव करती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। ठीक है, ये तो हमेशा जो आपका स्टैटिक चार्ज होता है दोस्तों ना, जो आपका स्टैटिक चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। हमेशा वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक चार्ज वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, ये जनरेट करता है। ठीक है, हाँ, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टैटिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले क्या करता है, जनरेट करता है। और इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। ठीक है, ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं ये स्टैटिक चार्ज के कारण ही उत्पन्न होती हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती है। किधर, इनका जो मूवमेंट होता है, इन दो पॉइंट है आप सब लिख सकते हैं। मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक है, इनका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन का। और कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी कैंसिल नहीं करती, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी एक दूसरे को काटती नहीं, क्यों नहीं काटती हैं, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करती हैं। वहाँ पे टेंजेंट होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा कि दो स्पर्शियाँ होंगी, दो डायरेक्शन वहाँ से रिप्रेजेंट होंगे, जो कभी संभव नहीं है। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ऐसा कभी इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये अब मान लीजिए कि यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हम इसमें क्या भरते हैं, इसमें हम भरते हैं, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में अंतर क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ में और परावैद्युत पदार्थ में अगर अंतर की बात करें तो इनमें अंतर क्या होता है, आप जानते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को पास होने देते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं सब इंसुलेटर हैं, सब इंसुलेटर, इन सारे इंसुलेटर आपके डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो भरते क्यों हैं, हम जानते हैं कि हर मटेरियल में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम इनको भरते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की ओर इनके अंदर का नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है, तो इस साइड में इनमें नेगेटिव पोलराइजेशन हो जाता है, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, इनके जो चार्ज होते हैं इस तरह से क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। तो अंदर एक प्रकार का फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जैसे हमने बताया कि ये भी चार्ज आपके क्या है, स्थिर है। तो स्टैटिक चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये हमने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है तो ये एक्सटर्नल का हो गया डायरेक्शन। अगर इंटरनल का हम बात करें तो भी प्लस से माइनस, यानी कि ये इंटरनल का ऐसे हो गया बीच में। ठीक है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, एक्सटर्नल का ऐसे हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, आप जानते हैं। तो चूंकि इसको जब हमने भरा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जो हमने भरा है, बाद में जो फिल किया है, उसके वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, जिसका डायरेक्शन ऊपर वाले डायरेक्शन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों का, चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू फिलिंग दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े हैं V = E × D होता है। डी भी क्या है, इनके बीच का वोल्टेज,
और यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी इनके बीच की दूरी है। ये वोल्टेज है और डी क्या है, इनके बीच की दूरी। तो ये डी हो गया भी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आपने देखा है। तो यहाँ से अगर हम भी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज भी घट जाता है, और जब वोल्टेज घटता है तो सी अपन क्यू अपन भी होता है। सी क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर के केस में सारी बातों को डिटेल में बताई जाएगी। तो यहाँ पे जब वोल्टेज घटता है ना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कैपेसिटर के अंदर क्या भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, ताकि उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मेन काज यही है, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपेसिटेंस इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। इसका जो एक नाम और है जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, वो कंडेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर क्या करती है, ये कंडेंस करती है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर ये कंडेंस करेगी तो इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसका एक और नाम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को यानी कि वैद्युत बल रेखाओं को कंडक्ट करती हैं, उसके उस गुण को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। उन सब के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये आप चाहें तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक केयर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी थी, जो जनरली किससे, फ्रिक्शन से जनरेट होती है। जैसे अगर हम एक ग्लास को सिल्क से अगर रब करें रगड़ें तो वहाँ पे आप देखेंगे ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सिल्क नेगेटिवली चार्ज होता है। ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रिक्शन से ही जनरली जनरेट होती है। जो आपका आकाशीय बिजली है, आकाशीय बादल है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि बादलों की तेज घर्षणा से ये ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज, अर्थ का पोटेंशियल निगेटिव, बीच में जो एयर होते हैं ड्यू टू हाई पोटेंशियल टाइड वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स, उसके एयर के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आकाशीय बिजली अर्थ की ओर फ्लो हो जाती है। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल निगेटिव है, वहाँ हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ड्यू टू स्टैटिक ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है, बीच का जो एयर है वो हाई इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए एयर के, तो करंट आसानी से पास हो जाती है। वही आकाशीय बिजली का एग्जाम्पल होता है। तो ये अब डायनामिक अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जैसा मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो ये आपका जो एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का होगा, ठीक है। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। हम क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्टवेयर मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के उसमें जब हम कंडक्टर इस तरह से हम इसको तार इसमें लपेट करके हम जब इसमें करंट पास करवाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या बन जाती है, चूँकि इसमें करंट आपका क्या होती है, फ्लो होती है। इसमें क्या होती है, करंट आपका क्या होता है, फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि क्या है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से इसमें क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जब हम करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को रख रहे हैं तो अंगूठा हमेशा एन सिरे को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एन हो गया, ये क्या हो गया, यस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पोलैरिटी निकालते हैं, दाएं हाथ को रखिए, उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो जो अंगूठा होगा ये एन सिरे को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। या तो यहाँ पे घड़ी रख दीजिए, घड़ी में देखिए यहाँ पे करंट देखेंगे तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। घड़ी ऐसे चलती है ना, इधर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ घड़ी रखेंगे तो जिधर करंट फ्लो हो रही है उधर ही घड़ी भी चलती है, तो ये सीधा यस हो गया। जैसे ही पोलैरिटी आप निकाल सकें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट बन गया, बिल्कुल। अगर सेम पोलैरिटी लाएंगे तो रिपल करेगा, डिफरेंट पोलैरिटी लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो जब मूवमेंट होता है ना चार्ज का,
तो चार्ज के मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब चार्ज मूव करता है ना तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या बनते हैं आपके, मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो चार्ज के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है, आप जाने रहे हैं। जो भी इसका फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या खींचते हैं, चुंबकीय बल रेखा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन खींचे जाते हैं जो हमेशा एन से निकल करके एस की ओर मूव करते हैं, और ये भी कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बाहर, अंदर हमेशा इनका मूवमेंट एन से एस की ओर होता है। अंदर इनका मूवमेंट क्या होता है, एन से एस की ओर होता है, एस से एन की ओर होता है। ऐसे देखिएगा, ऐसे अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो एस से एन की ओर होगा, बाहर एन से एस की ओर होगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। रीजन वही है जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को बताया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने क्या देखा कि चार्ज जब मूव करता है तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, चार्ज जब स्टैटिक होता है तो क्या आता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जिसमें हम गतिक चार्ज की गतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जस्ट लाइक इट। ठीक है, तो आपने इस बात को यहाँ पे समझ लिया, देख लिया, जान लिया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। क्या कहते हैं हम इसको, वैद्युत धारा। तो चलो देख लेते हैं ये क्या होती है। दिस इज नथिंग सिंपली ए फ्लो ऑफ चार्ज। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये फ्लो ऑफ चार्ज। जब यही चार्ज जिसको हमने बताया है, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी मैटर में, जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं ना तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन चार्ज फ्लो इन एनी मैटर इन एनी कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, ठीक है, आवेश प्रवाह को, यानी कि आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को, आवेश आवेश प्रवाह को, ठीक है, आवेश प्रवाह को, फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी चालक पदार्थ में, कंडक्टिंग मटेरियल में जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को, या आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, जो इसका मात्रक होता है ना, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, आई प्रतीकात्मक अक्षर या लेटर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते। ठीक है, किसी चालक पदार्थ, कंडक्टिंग मटेरियल में जो फ्लो ऑफ चार्ज है को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको आई प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए कि जब कोई मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा ना, इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव करेगा ना तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे।
जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में क्या करेगा, मूव करेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो देखिए जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जिससे इंजीनियरिंग में इसका अध्ययन करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, उसी को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा, जब यही इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में मूव करने लगते हैं तो वो क्या बनता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जन्म देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गया है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट शाखाओं में जो है बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वही है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, होल्स भी होता है, इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एसी सप्लाई जनरली यूज किया जाता है, डीसी कम यूज किया जाता है, उसमें डीसी ज़्यादा यूज किया जाता है, एसी कम यूज किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो आई इक्वल टू क्या होती है, क्यू अपन टी एम्पियर। क्या होती है, क्यू अपन टी एम्पियर। लिख लीजिएगा, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रही है उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, क्यू अपन टी एम्पियर होगी। अगर 10 गुलाब की चार्ज 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो है, यानी कि आवेश प्रवाह का रेट, आवेश प्रवाह की दर, मतलब कितने समय में कितना चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यही क्या कहलाता है आपका, यही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में अगर 30 गुलाम चार्ज अगर 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसमें 3 एम्पियर जो है करंट फ्लो माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो अगर इसको डिफाइन में अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, Q इक्वल टू क्या, N इंटू E अपॉन T, ऐसे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन Q इक्वल टू N इंटू E भी होता है। अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एसी और डीसी, तो इसमें दो प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका नाम है एसी और डीसी। तो चलते हैं एसी और डीसी का भी यहाँ शार्ट स्टडी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं, कहाँ हम एसी देखते हैं, कहाँ हम डीसी देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अदर चीजों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, ये क्या होता है, विद्युत धारा आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार की होती है। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, निम्न दो प्रकार, निम्न मतलब फॉलोइंग। ठीक है, निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग। तो पहला टाइप्स आपका क्या है, अल्टरनेट करंट। क्या है, अल्टरनेट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट को क्या बोलते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह करंट, वह धारा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मान, वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी कंडक्टर में अगर करंट का मैक्सिमम मान अगर 5 एम्पियर है, मैक्सिमम मान की बात कर रहे हैं, जो हम नापते हैं ना, जो हम नापते हैं अमीटर वोल्ट मीटर से एसी करंट को या एसी वोल्टेज को, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, वो केवल आरएमएस वैल्यू होती है। उससे √2 गुना ज़्यादा जब हम करेंगे तब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू हम मेजर करते हैं वो इफेक्टिव वैल्यू होती है, उसी को हम आरएमएस वैल्यू करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर हम 5 एम्पियर मानते हैं मैक्सिमम वैल्यू है, तो एसी करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि लगातार यहाँ पे क्या है, 5 एम्पियर है, यानी कि ये वैल्यू 0 से उठकर 1 2 2 3 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0,
ठीक है। ऐसे ही लगातार, ठीक है, ऐसे ही लगातार करंट की मैग्नीट्यूड यानी इनके मान लगातार बढ़ते हैं फिर घटते हैं। और ये फेज टू न्यूट्रल भी होता है, फेज टू न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल टू फेज, यानी कि फिर इसी तरह से मैग्नीट्यूड चेंज होगा, 0 1 2 3 4 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे फिर इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसके साथ डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है तो ये मान लीजिए फेज है, ये मान लीजिए न्यूट्रल है, तो करंट फेज से न्यूट्रल जाएगी, मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगी, अपने मान को भी चेंज करेगी, फिर न्यूट्रल से फेज जाएगी, यानी कि इसका मान लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है। डिटेल्ड स्टडीज का एसी सर्किट में करेंगे, बस इतना आपको यही जानिए। तो कभी इसको स्टोर नहीं किया जा सकता बेटा, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में स्टोर होगा, नेगेटिव साइकिल में फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर बैटरी को स्टोर करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव साइकिल में तो चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल में खत्म, ठीक है। इसको चार्ज में स्टोर नहीं किया जा सकता, हमेशा जनरेट ही होती है। तो एसी सप्लाई जो आपके घर में सप्लाई आती है ना, और वो एसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 1 सेकंड में कितनी साइकिलें बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और वो आपके घर में सीधे आती है जो सप्लाई, वो एसी होती है। और डीसी क्या होता है, डीसी के भी बारे में देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है समय के साथ, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ रहा है, ये आपका टाइम है, ये जो लाइन है वो क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको डिफिनीशन की हम बात करें तो हम डिफिनीशन में इसका कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन में हम लिखेंगे कि वह धारा, ठीक है, वह करंट, ऐसे लिख सकते हैं, दैट करंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज चेंजेबल, वह धारा, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, जिसका परिमाण यानी कि मान, इसका परिमाण और दिशा, और क्या है, दिशा, दिशा का मतलब क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, दोनों दोनों समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं। वो करंट क्या कहलाता है, वह करंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, एसी करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्टरनेट करंट कहलाता है, एसी कहलाता है। क्या कहलाता है, एसी कहलाता है। इसका भी मात्रक आई एम्पियर ही होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, आई से ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका एसी करंट है, इसको डिफाइन भी कर दिया, फिगर भी बना के समझा दिया। फिर हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जैसे भी हो रट के फिर समझ लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, टाइम, तीन बात आपको इसमें बतानी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और टाइम, ठीक है। तीन बात आपको इलेक्ट्रिक एसी करंट में आपको क्या करनी है, बतानी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं किस पर, डायरेक्ट करंट पे बात करते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट जिसका परिमाण और दिशा, मान लीजिए कि 4 एम्पियर की डीसी करंट फ्लो हो रही है तो 4 एम्पियर ही फ्लो होती रहेगी। अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम 0 से बढ़ते जाए जो भी हो, अगर जितना एम्पियर की करंट है उतना ही इसमें क्या होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी। और हमेशा स्टोरेज डिवाइस से ही डायरेक्ट करंट आपको मिलता है, चाहे एम्पियर्स हो चाहे आपका बैटरी हो। इन्वर्टर कभी भी आपका डीसी सप्लाई नहीं देता है, कभी कंफ्यूजन में नहीं होइएगा। इन्वर्टर हमेशा एसी को कन्वर्ट करके डीसी में बैटरी को चार्ज करता है, फिर डीसी को लेकर के एसी में कन्वर्ट होकर आपके घर को देता है, कभी भी डीसी नहीं देता है ये। और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि 4 एम्पियर की करंट है, अगर बैटरी है तो मान लीजिए इसके प्लस माइनस टर्मिनल है और यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया है तो प्लस से माइनस की ओर करंट अगर मान लीजिए 4 एम्पियर मैग्नीट्यूड में है तो 4 एम्पियर ही फ्लो होती रहेगी, ये बार बार चेंज
नहीं होगी, ये प्लस से माइनस की ही ओर फ्लो होगी, कभी भी माइनस से प्लस की ओर फ्लो नहीं होगी। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही हमेशा करंट क्या होती है, फ्लो होती है। और क्यों अब चार्ज के फ्लो में करंट अपोजिट होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर करंट क्या होती है, फ्लो होती है फिक्स डायरेक्शन में, और इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इनका मान और दिशा दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हाँ, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो 4 से 3 एम्पियर हो जाएगा, और डिस्चार्ज 3 से 2 एम्पियर हो, जितना भी होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में उतना ही फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एसी के जैसे बार बार वैल्यू चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है, स्टोरेज डिवाइस से ही प्राप्त होती है, और इसका परिमाण और दिशा, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वह धारा जिसका परिमाण, परिमाण को हमने अंग्रेजी में बताया क्या, मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण और दिशा, दिशा का मतलब क्या है, डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, बदलते नहीं होते, दोनों समय के साथ फिक्स होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समय के साथ। ठीक है, सब बढ़ा लीजिएगा, इसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट हमेशा स्टोरेज डिवाइस से ही मिलती है, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स मैग्नीट्यूड है। तो आज की वीडियो सेशन में बस इतनी ही बातें हो पाई, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के दोनों टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही रोमांचक तथ्य जो आज तक ही एक संदेह बना हुआ है कि हमेशा करंट चार्ज के अपोजिट में ही क्यों फ्लो होती है, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका मात्रक सेम है क्यों है, सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखी जाएगी। आज के लिए इतना ही।